नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कानपुर से एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और मेरे हाथ में वही चिर परिचित आपकी किताब वाग्दत्ता है और वाग्दत्ता की सीरीज में आपको सुना रहा हूँ आदरणीय मंजू मिश्रा द्वारा लिखी हुई किताब। और उसी की एक कहानी मैं पढ़ रहा था, प्रेम और विवाह। किस तरीके से बीच बीच में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो इस कहानी में बताए गए हैं। और मैं पढ़ रहा हूँ आगे से समीक्षात्मक तौर से। ठीक है, कल क्लास में मिलते हैं। अनुराधा और अनुराग के बीच की कहानी थी। उनके बीच का दोस्त साहिल था और स्कूल के दिनों की बातें थी, शायद आपको याद आ गया होगा। और आपको पता ही है किस तरीके से उनकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से साइकिल पंचर हुई थी, किस तरीके से उन्होंने आगे अपने आप को बढ़ाया था क्लास में, कैसे कैसे, और मतलब छोटी क्लास से निकलते निकलते किस तरीके से वो टीन एज में आ गए। अगले दिन मेरी डेस्क पर एक पेन और एक डायरी रखी मिली और अंदर लिखा था टू अनु फ्रॉम अनु, टू अनु फ्रॉम अनु, अनुराधा को अनुराग की तरफ से। टिल आर एवरीथिंग सेम, मैटर चेंजेस बिटवीन डी एंड जी। मैंने बैग में रख ली। अगले दिन संडे था। पापा जैसे ही नहाने गए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। कैसे हो? मैंने कहा। फीलिंग रिलैक्स्ड बिकॉज आई टुक माई रिवेंज फ्रॉम खूसट बुढ़िया मार्था। उस दिन दादी से क्यों मिलवाया था? क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया था कि तुम मेरी क्लास में पढ़ने वाली मेरी सहेली हो। तुम्हारे दादी बाबा कहाँ हैं? मैंने अपने दादी बाबा को नहीं देखा क्योंकि पापा सबसे छोटे हैं, बाकी सारे बुआ जी ताऊ जी पापा से बहुत बड़े हैं। अच्छा, ये तुम्हारा फैमिली ट्रेडिशन है, पर प्लीज़ फ़ोन मत काटना। ये बड़ी उनकी वो थी। नहीं काटूंगी, पर कभी मेरा भी मौका आएगा। तुम नॉवेल पढ़ती हो? नहीं, पापा मना करते हैं, भोंदू हो। कल मैं तुम्हें एक नॉवेल दूंगा, पापा आने वाले हैं। यह कहकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन टेबल पर धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, एक बहुत बड़ी किताब का यहाँ पर चित्रण किया है लेखिका ने। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, मैंने भी पढ़ी है, रखा हुआ था। मैंने पढ़ा ज़िंदगी का पहला नॉवेल, बेहद खास नॉवेल में सुधा की मृत्यु के बाद मैं रोई। चंदर का विनती से शादी करना अच्छा नहीं लगा। एक दिन प्रैक्टिकल के पीरियड में हम लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैंने कहा नॉवेल तो बहुत अच्छी है, पर सुधा को मरना नहीं चाहिए। और फिर डेलेरियम, ये क्या होता है जिससे वह मर गई? मैंने तुमसे पूछा। तुमने बायो नहीं ली? बहुत अच्छा किया। तुमने बायो नहीं ली, बहुत अच्छा किया, वरना टीचर बेहोश हो जाता। कुछ साल बाद दोबारा उस नॉवेल को पढ़ा, तब समझ में आया। अब हम कक्षा 12वीं में थे और घर से लेकर स्कूल तक सबके उम्मीदों पर खरे उतरने के प्रयत्न करते ही सुबह और से शाम हो रही थी। बोर्ड का एग्ज़ाम था, पढ़ना था। फिर से कक्षा 10वीं की तरह ग्रुप बन गए थे। कोचिंग और स्कूल बस यही बचा था। 10वीं की तरह इस बार मैथ्स नहीं पढ़ाओगे? मिलेगा क्या? तुम बोले क्या लोगे? ठीक है बताऊंगा। और फिर से मैथ्स के असाइनमेंट शुरू हो गए। सितंबर के महीने में कोचिंग छोड़ दी और स्कूल पर ही फोकस किया। सुबह स्कूल, शाम को होमवर्क, संडे को टेस्ट, भाग रहे थे। एक दिन सुबह जब मैं क्लास में गई तो देखा तुम लड्डू बांट रहे थे। मालूम पड़ा कि तुम मामा बन गए। मैंने भी मुबारकबाद दी और तुम्हारी तरह चुटकी लेते हुए कहा, ये रिजल्ट तो ये यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से भी जल्दी निकल आया। तुमने मुझे पूरा और लड्डू दिया और चले गए। 12वीं बहुत अच्छी तरह से निकल गया। मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो गए, पेपर चल रहे थे और हम भी भविष्य के सपने बुन रहे थे। तुमसे बात होती रहती थी। परीक्षाएं खत्म होने के बाद रोज़ हम लोग पेपर में नंबर जोड़ते, फिर सोचते इतने ही आ पाएंगे, फिर कुछ लगता गड़बड़ हो गया। एक दिन तुमने बताया तुम दिल्ली जा रहे हो, पापा मम्मी के साथ कोई एग्ज़ाम देने, और उसके बाद वैष्णो देवी जाओगे। एक हफ्ते बाद तुम्हारा फ़ोन आया, तुम वापस आ गए थे। तब तुमने बताया तुम एक कंपटीशन देने गए थे, इंडिया लेवल की वकालत का, क्योंकि पापा कहते हैं तुम उनको फॉलो करो, पर एलएलबी तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं, वह थोड़ा अलग है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से वकालत करना अलग है। तब शायद मुझे इन सब चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी। तो क्या तुम दिल्ली चले जाओगे? मैंने पूछा। पता नहीं, पर अगर मेरिट में सही रहा तो शायद हैदराबाद और पूना जाऊंगा। वहाँ से कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ के कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं। उस दिन इतनी सी बात हुई। शायद पहली बार हम दोनों ही उदास थे। अब पापा टोकते नहीं थे और हम शायद रोज़ ही बात करते थे। तुम 12वीं के बाद क्या करोगी? एक दिन तुमने पूछा। बीएससी करूँगी। और क्या? बिना किसी उद्देश्य के। मतलब मैंने पूछा। मेरा मतलब है मैट्रिमोनी के पॉइंट बढ़ाना चाहती हो?
या फिर कोई करियर सोचती हो? बीएससी एमएससी, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए फिर कोई करियर? इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा तो अब सोचो। मैंने अपने यहाँ तो कल्चर ही है, थर्ड ईयर लास्ट ईयर ऑफ एजुकेशन। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ रहा था, ना खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था, डर लग रहा था। खैर दिन आ गया, दोपहर का वक्त था, तुम्हारा फ़ोन आया, मुबारक हो हम दोनों फर्स्ट आए हैं। तुम्हें कैसे पता? पापा ने डायरेक्ट प्रेस से निकलवाया था। मैंने तुम्हारा नंबर भी दे दिया था। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। वह रात तुम्हारी बहुत लंबी थी। सुबह समय से पहले उठकर तैयार भी हो गई और फिर आधे घंटे पहले निकल भी पड़ी। सोचा शायद तुम मिल जाओ, वैसे ही हुआ। उस दिन पहली बार हम लोग साइकिल से उतरकर साथ साथ पैदल चल रहे थे, पर एक खामोशी के साथ। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैं कम बोलती थी और तुम ज़्यादा, पर इस बार तुम भी चुप थे। तो अब क्या तुम करोगे? सचमुच चले जाओगे? मैंने पूछा। हाँ, जहाँ तक कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 3 साल में तो वापस आ ही जाओगे? मैंने पूछा। नहीं, 5 साल लगेंगे। अरे ये तो बड़ा लंबा समय है। तुम चुप रहे। हम स्कूल पहुंच चुके थे, वापस साइकिल पकड़कर साथ साथ चल रहे थे। तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। क्यों? मैं कुछ नहीं बोली। उस दिन पहली बार तुमसे दूर होने का एहसास इतना ज़्यादा था कि गला रुंध रहा था और मैं तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी। 2 दिन तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद उसी समय पर फ़ोन आया जिस पर आया करता था। मैं तो जैसे इंतज़ार ही कर रही थी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ काउंसलिंग के लिए कल, कहकर फ़ोन काट दिया। 3 दिन बाद तुम लौट कर आए और फ़ोन करके बताया तुम्हें हैदराबाद मिल गया है और 15 जुलाई से कक्षाएं शुरू है। इतनी जल्दी? मैंने कहा ठीक है, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम बोले इसका उत्तर तुम्हारे पास है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या हम नहीं मिल सकते? कहाँ? कल सुबह 9 बजे मेडिकल कॉलेज के पास। कह देना यूनिवर्सिटी फॉर्म पता करने जा रही हूँ। अलग अलग तरीके की बहाने बन ही जाते हैं और इस तरीके से हमारे बहाने बन रहे थे। ठीक है, पर कल नहीं, परसों। मैंने कहा क्यों? बाद में बताऊंगी। इन्होंने लेखिका ने कहा। लेखिका की जो कैरेक्टर है अनुराधा, उसने कहा ठीक है, मैं कल बताऊंगी। उस दिन मैं पूरी रात सोचती रही कि मुझे तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। मेरे पास जो पैसे थे वो देखे। पहली बार मैं टाइटन के शोरूम गई, किसी तरह एक घड़ी पसंद करी। उसकी कीमत उस समय 1299 रुपये थी। फिर एक बेस्ट विशेष का कार्ड खरीदा। पहले तो बहुत कुछ सोचा था, यह लिखूंगी वह लिखूंगी, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सारी फीलिंग्स लिखूंगी, पर नहीं लिख पाई। वह कार्ड आज भी तुम्हारे पास है, जिसमें 2 गुलाब के फूल बने थे और उसे 2 हाथ संभाले हुए थे। अंत में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह भी बिना किसी संबोधन के। Whenever I stop to count good things in my life, I start with you. बड़ी बात है, जब कभी भी मैं ठहर जाऊं तो काउंट गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों को गिनना जीवन में। आई स्टार्ट विद यू, मैं तुमसे फिर से शुरुआत करूंगी। और उस घड़ी को पैक करके उसी के साथ रख दिया। अगले दिन मैं नियत समय पर पहुंच चुकी थी। तुम मोटरसाइकिल पर थे। तुमने बताया कि पापा की है और तुम चलाने लगे हो। एक तालाब के पास सीढ़ियों पर हम बैठ गए। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया। वह क्या है? ट्यूशन फीस है तुम्हारी। मैंने कहा ओके, पर यह तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माना जाएगा। तुम बोले ठीक है, ऐसा ही मान लो। उसके बाद तुम समझाते रहे मुझे बीएससी क्यों कर लेना चाहिए। तुमने बताया कि तुम मुझे 1 हफ्ते तक चिट्ठी लिखोगे और जो साहिल मुझे दे जाएगा, और मैं तुम्हें हॉस्टल के पते पर लिख सकती हूँ। तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना और अच्छे से पढ़ना। तुम समझाते रहे, मैं सुनती रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? और फिर जैसे ही मैंने देखा मैं रो पड़ी। अब तुम चुप थे। 3 महीने की ही तो बात है। दशहरे पर आऊँगा, दिवाली तक के लिए, और फिर सर्दियों में। बस ऐसे ही समय निकल जाएगा। पर मेरी तो एक शहर की पहचान, मेरी स्कूल लाइफ के पहले दिन से ही तुम ही हो। अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो तुम नहीं होगे। बहुत मिस करूंगी तुम्हें। मैंने कहा वह तो मैं भी करूँगा। दोनों ही अनुराग और अनुराधा के बीच जो दोस्ती थी वो प्रेम के रूप में अंकुरित हो रही थी। आगे कहानी बढ़ती है। उसके बाद हम नहीं मिले। फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं हो सकती। जाने की तैयारी, और फिर तुम चले गए। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था
क्लासेस शुरू हो चुके थे। पापा ने मुझे हीरो बुक दिला दी थी जिसे चलाकर मैं पढ़ने जाती थी। साहिल ने कॉमर्स में एडमिशन लिया था। कभी कभार उससे मुलाकात हो जाती थी। फिर एक दिन उसने तुम्हारी चिट्ठी मुझे दी। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हुआ, पर जाकर जल्दी से खाना खाया, पत्र निकाला, फिर एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, रख दिया, फिर रात को पढ़ा। ऐसा लगा जैसे तुम सामने बैठे हो। तुमने हॉस्टल, क्लास, दोस्त, रूटीन, खाना सब कुछ लिख दिया था, पर मैंने जो तुम्हें दिया था उसके विषय में तुमने जिक्र नहीं किया। थोड़ा खराब भी लगा, पर फिर सोचा शायद तुम भूल गए हो। पत्र पढ़कर लिफाफे में रखने लगी तो देखा एक छोटा सा कार्ड रखा था जो मैं पत्र पढ़ने के चक्कर में देख नहीं पाई थी। तुमने लिखा था, टू नो मी is to love me, thanks for wonderful gift, I wear it all a time and I shall wear it till next। उसके बाद तो खतों का, किताबों का सिलसिला चल पड़ा। एसटीडी महंगा था इसलिए कॉल करना मुश्किल था। फिर सुई घंटी की आवाज़ ही अलग होती थी, इसलिए मैंने ही मना कर दिया था। तुम्हारे आने पर मिलते ज़रूर थे। सर्दियों में झांसी के फोर्ट में अथवा यूनिवर्सिटी के पास ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। अब यूनिवर्सिटी थोड़ी ठीक लगने लगी थी। कुछ सहेलियां भी बन गई थीं। एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि पापा चाहते हैं कि मैं बैंकिंग सर्विस की तैयारी करूं और अपनी पढ़ाई उसी तरह करूं। तुम क्या सोचते हो? मैंने पूछा था। तुम अपना करियर चुनने के लिए स्वतंत्र हो, पर यदि मुझसे पूछो तो यह नौकरी मुझसे तुम्हारे लिए सही नहीं। कल तो तुम्हारा प्रमोशन भी होगा, फिर हर 3 साल बाद बिस्तर लपेट कर घूमना। तुमने लिखा था, यह वो दौर था जब शायद 10% महिलाएं ही नौकरी करती थी। 20वीं सदी का आखिरी दशक, साल तेजी से गुजरा, परीक्षाएं भी हुई। तुम 2 महीने की छुट्टी पर आ गए। मुलाकात कम, पर फोन पर ज़्यादा बातें होती थी। कभी कभी पापा मम्मी मुझे घूरते भी थे, जिससे मैं जानबूझकर अनदेखा कर देती थी। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और मेरे नंबर मात्र 48% थे। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखकर बता दिया। तुम्हें जैसे ही पत्र मिला तुमने मुझे फ़ोन किया। एसटीडी कॉल थी। पापा ने फ़ोन उठाया और तुमने बेधड़क अपना परिचय दिया और मुझसे बात करने को कहा। पापा ने फ़ोन पर बताकर मुझे पकड़ा दिया और फिर तुमने जो बोलना शुरू किया, शायद 15 मिनट तक बोलते रहे और मैं सुनती रही। तुम बहुत गुस्से में थे और बाद में खुद ही फ़ोन काट दिया। इसके पश्चात ना तो तुम्हारा फ़ोन आया, ना ही कोई चिट्ठी। 3 महीने गुजर चुके थे। सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हो गए थे। मैंने तुम्हें 2-3 पत्र लिखे, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मैं तुम्हारे हॉस्टल पर फ़ोन करने की सोची। उन दिनों संडे पर एसटीडी हाफ रेट पर मिलता था। सोचा संडे को तुमसे बात करूंगी। घर से लाइब्रेरी जाने की बात कहकर निकली और एक पीसीओ पहुंची। धड़कते हाथों से मैंने हैदराबाद का कोड नंबर डाला, तुम्हारे हॉस्टल का नंबर मिलाया, फ़ोन लगाकर उठते ही मैंने कहा, मुझे सेकेंड ईयर लॉ के स्टूडेंट अनुराग से बात करनी, कृपया बुला दीजिए। मैं 5 मिनट बाद फिर कॉल करती। उसके बाद तो 1 घंटा निकल गया, पर लाइन बिजी के अलावा कुछ नहीं। मैं वापस लौट आई। तुमसे कोई बात भी नहीं हो सकी थी और अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रही थी। रात को फिर एसटीडी कॉल की घंटी बजी। 9 बज रहे थे। तुम्हें मालूम था कि इस समय पापा फ़ोन नहीं उठाएंगे। हेलो कहते ही उधर से आवाज़ आई, फ़ोन क्यों किया था? फिर मैं 2 घंटे बैठा रहा। तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। तुम बोले, गलती की थी तुम्हें फ़ोन करके, मैंने कहा, और रिसीवर को इस तरह से रख दिया कि फ़ोन एंगेज रहे। अक्टूबर शुरू होने वाला था। दिवाली पर तुम्हारा आना तो तय था। इस बार पापा ने केरल घूमने का प्लान बनाया था और मैसूर का दशहरा देखना भी तय हुआ था। भैया की पोस्टिंग अब बेंगलोर में हो गई थी। दिवाली वहीं मनानी थी। कुल 15 दिन का प्रोग्राम था, आना जाना मिलाकर यही कोई 20 दिन। तुमसे नाराज़गी इस कदर थी कि मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी समझा और ना ही फ़ोन करना। मेरी ट्रेन जब हैदराबाद से होकर गुजरी तो मैंने प्लेटफॉर्म से लेकर पूरे रास्ते को गौर से देखा, शायद कहीं तुम दिख जाओ, पर व्यर्थ। ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया था, पर अब मैं शायद कुछ ज़्यादा सोचने लगी थी अपने और तुम्हारे रिश्ते के भविष्य को लेकर, और तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। बहती नदी की तरह बस हम बहते जा रहे थे समय के प्रवाह में। पापा की इच्छा थी कि बीएससी के बाद मेरी शादी कर दी जाए, इसलिए उन्होंने लड़का देखना प्रारंभ कर दिया। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात कैप्टन समीर से कराई गई। बातों के दौरान मुझे उसका तुम कहना पसंद नहीं आया। फिर मैं डिफेंस वालों से शादी भी करना नहीं चाहती थी, इसलिए पापा ने मना कर दिया। पापा को कोई भी जल्दी नहीं थी। बात आई गई हो गई। मैंने भी सोच लिया था कि जब तुम्हारे रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं है
तो मैं रिश्ते जोड़ कर रख कर क्या करूं। आज की कहानी पेज नंबर 129 पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे फिर बुधवार को हम इसके आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। मैंने निशान लगा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है आप इस कहानी को आनंद ले रहे होंगे, देख रहे हैं किस तरीके से अनुराग और आनंद की स्टोरी आगे बढ़ती है। आप अगर सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।